हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 9th के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 5। पार्ट 4 में हमने पढ़ा था चेंज इन टेम्परेचर। जब हम किसी जो भी हमारे पास कोई मैटर है, अगर मान लो हम उस मैटर के अंदर कोई किसी भी प्रकार का हम चेंज लेके आ रहे हैं, मान लो हम टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो सॉलिड, अगर मान लो आइस है, आइस किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या तापमान को बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड का जब टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे तो जो हमारे पास मैटर होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अगर आप प्रेशर को घटाते हो या फिर प्रेशर को बढ़ाते हो तो जो मैटर की स्टेट है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। आप प्रेशर को अप्लाई करते हो और टेम्परेचर को घटाते हो, मतलब आपने तापमान को तो घटा दिया और प्रेशर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो इसकी वजह से जो गैस होगी वो किस में बदल जाएगी? लिक्विड में बदल जाएगी। आपके घर में आपने देखा होगा जो सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाती है, ठीक है, वो गैस लिक्विड फॉर्म में होती है, वो जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है, उसको भी किसके द्वारा भरा जाता है? इसी के द्वारा किया जाता है। मतलब हम टेम्परेचर को तो कम कर देते हैं और प्रेशर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से जो गैसेज होती है वो किस फॉर्म में चली जाती है? लिक्विड फॉर्म में चली जाती है। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं दाब के परिवर्तन का प्रभाव। जो दाब होगा, अगर मान लो हमने प्रेशर को चेंज किया तो फर्क क्या पड़ेगा? तो दाब के बढ़ने या घटने से पदार्थ की स्थिति बदल सकती है। अगर दाब को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो जो मैटर होगा उसकी स्टेट चेंज होगी, पदार्थ की स्थिति बदल जाएगी। दाब को बढ़ाने पर तथा तापमान को कम करने पर, एक तरफ तो हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं और एक तरफ तापमान को कम कर रहे हैं, करने पर गैस तरल अवस्था में आ जाती है। जो गैस होती है वो कौन सी फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक? जो हम हमारे घर पे सिलेंडर काम में लेते हैं, कौन सा सिलेंडर काम में लेते हैं? एलपीजी। वो इसी वजह से हम काम में ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी हमारे पास जो गैसेस किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर टेम्परेचर को कम कर देते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं, और इस वजह से हम उसको सिलेंडर के अंदर पैक करके रख पाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी टॉपिक में हमारा नेक्स्ट पार्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हम पढ़ रहे थे, इसमें हम पढ़ते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अपन हाई प्रेशर के अंडर रखते हैं। किस में रखते हैं? हाई प्रेशर के अंडर रखते हैं। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। क्या कह रहा है कि सॉलिड CO2 क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। किससे? सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कितने? अगर हम प्रेशर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट के अंदर आए बिना, मतलब कोई चीज है जो सॉलिड में प्रेजेंट है, ठोस अवस्था में प्रेजेंट है, वो डायरेक्ट किस में जा रही है? तरल अवस्था में जा रही है, बिना किसके? ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में जा रही है, किसमें आए बिना? तरल अवस्था में आए बिना। तो इसने क्या लिखा है? दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम जो हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ड्राई आइस कहते हैं। तो सॉलिड CO2 को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। अब हिंदी मीडियम के लिए पढ़ते हैं दाब के परिवर्तन का प्रभाव। अब इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दबाव में संग्रहित होता है, ठीक है। जब प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूरा इकट्ठा हो जाएगा और किस में बन जाएगा? सॉलिड फॉर्म में पूरा कंप्लीटली बन जाएगा। ठोस CO2 तरल अवस्था में आए बिना एक वायुमंडलीय पर दबाव कम होने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये तरल अवस्था में आए बिना किस में चला जाता है? ये डायरेक्टली गैस अवस्था के अंदर, गैसीय स्टेट के अंदर चला जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। जो ठोस
सॉलिड CO2 है उसको शुष्क बर्फ के नाम से भी क्या करते हैं हम जानते हैं। सॉलिड जो ड्राई आइस होती है उसको हम जो सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है? द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई जो पार्टिकल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है या फिर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट के अंदर जा रहा है, गैसी स्टेट के अंदर जा रहा है, तो जब इन पार्टिकल्स की स्टेट चेंज हो रही है तो उस दौरान जो हीट उनको यूज में आ रही है, जो हीट उनमें लग रही है, ऐसी छिपी हुई हीट जो हमें दिखाई नहीं देती बिल्कुल भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आप किसी पतीले में पानी उबालते हो तो बहुत देर तक आप नीचे गैस जलाए रखते हो, वो गर्म होता रहता है और कुछ देर बाद में वो पानी उबलना स्टार्ट होता है। तो इतनी देर तक जब पानी उबल नहीं रहा था, जब तक आपने उसको गर्म करते गए तो वो जो उसको हीट मिली, जो उसको गर्मी मिली, वो कहाँ गई? वो मॉलिक्यूल उस वक्त क्या कर रहे थे? उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे, उसको सोख रहे थे। जब उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जब उनके पास क्या आ गई? उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाई हो गई। तो अब क्या करेंगे? वो जो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ के क्या कर देंगे? वो वहां से बाहर चले जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे वहां से। ठीक है, तो लेटेंट हीट वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती और ये कब काम में आती है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर चेंज होने में काम में आती है। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम इसको। द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने के लिए काम में आती है। ये क्या होती है? हिडन का मतलब छुपी हुई। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कोई भी हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर होता है, वो क्या होता है? चेंज होता है। अब गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट को हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा, छिपी हुई गर्मी जो अवस्था के परिवर्तन के दौरान अणुओं के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। जो आकर्षण बल को क्या कर देगी? तोड़ देगी। जो अणु होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड होते हैं। हमने जब डिफरेंस पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, तो हमने देखा था कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड होते हैं। लिक्विड के थोड़े कम टाइटली अटैच होते हैं, उनके बीच में गैपिंग आ जाती है, और जबकि गैस के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। ठीक है, तो ये हमने कहां से देखा था? हमने इसी से देखा था। जो अब इनके बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या कर देगा? जो लेटेंट हीट होगी वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो हमें दिखाई नहीं देगी, और उसके बाद में जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर चेंज होगा तो उसके अंदर जो हेल्प करती है, जो किसको? पार्टिकल्स को, वो कौन करती है? लेटेंट हीट उनको हेल्प करती है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं एक डिफरेंस के बारे में। अब एक छोटे से डिफरेंस की बात करते हैं। फ्यूजन और वेपराइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? तो पहले फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत होगी उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्यूजन कहते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए लगने वाली जितनी हीट एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वेपराइजेशन की। तो वेपराइजेशन क्या होता है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या कहा गया? वेपराइजेशन वो होगा जिसमें 1 किलोग्राम लिक्विड को हम गैस में बदल देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वेपराइजेशन कहेंगे। ठीक है, जिसको हिंदी में हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो आया समझ में? इसमें तो हम 1 किलोग्राम सॉलिड को बदल रहे हैं, किसमें? लिक्विड में। इसमें 1 किलोग्राम लिक्विड को बदल रहे हैं, किसमें? गैस में। ठीक है, इसी तरीके से जो विलय है, मतलब फ्यूजन, विलय क्या होता है? 1 किलोग्राम ठोस को तरल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा, मतलब जितनी जरूरत होगी किसकी? गर्मी की, ऊर्जा की, एनर्जी की, जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसको? 1 किलोग्राम ठोस को तरल में बदलने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? क्वथनांक पर वायुमंडलीय दबाव में
1 किलोग्राम तरल को गैस में बदलने के लिए आवश्यक गर्मी ऊर्जा, आवश्यक गर्मी ऊर्जा जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। मतलब आपके पास 1 किलोग्राम लिक्विड है, 1 किलोग्राम तरल है, उसको किस में बदलना है, गैस में बदलना है। और किसके ऊपर बदलना है, वायुमंडलीय दबाव में और उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वाष्पीकरण कहेंगे। क्लियर है। सो आई होप आपको आज मैंने जितना पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक में जो हमने आज फ्यूजन पढ़ा, वेपराइजेशन पढ़ा और जो प्रेशर का चेंज का इफेक्ट क्या होता है ये हमने पढ़ा। हमने अभी तक देखा टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तो जो चीज़ होगी जो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगी, फिर लिक्विड से गैस में बदल जाएगी। इसी तरीके से प्रेशर को चेंज करेंगे तो भी जो मैटर की स्टेट होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। और फिर हमने फ्यूजन, वेपराइजेशन इनके बारे में पढ़ा। अगर इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या फिर स्कूल के दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर है आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।